हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल। ईपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है कृष्ण डियर और आज मेरे साथ आप ये पूरी टीम देख रहे हैं चारों तरफ। ये है इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल की टीचिंग टीम जो आपके नौनिहाल बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करवाती है। जी हाँ, अगर आप मेरे पीछे होर्डिंग्स के ऊपर आपकी नजर जा रही है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से नीट के साथ सिलेक्शन 12th कक्षा में 10th और 12th कक्षा में 195 नंबर प्लस। जी हाँ, मैं ये पूरे कारवा की बात नहीं कर रहा है, मैं 2023-24 की बात कर रहा हूँ। आज बहुत सारे पेरेंट्स जो जिनके सवाल होते हैं वो अपने मान लीजिए मैनेजमेंट से, फैकल्टी मेंबर से या फिर मान लीजिए डायरेक्टर सर से तो अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, एक ऐसा लाइव सेशन किया जाए जिसके माध्यम से हम सारी बातें पेरेंट्स और अभिभावकों के जो सवाल होते हैं वो सभी मैनेजमेंट साथियों से पूछ सके और आपके पास उनके जवाब हैं वो पहुंचा सके। तो आज के इस लाइव सेशन में जितने भी टीचर, मैनेजमेंट के साथी जहाँ उपलब्ध है, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा पहला सवाल आजा सर आपसे, कब आपके मन में आया कि मुझे यहाँ खैरतल में एक, आज हम अगर बात करें तो कहावत होती है कि जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, जो आपने 2008 में एक पौधा लगाया था, आज वो एक विशाल वृक्ष क्या रूप लेने जा रहा है। विशाल वृक्ष में इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप ये हमारे साथ अभी जिस बिल्डिंग में हम कैंपस में भी खड़े हैं वहां पर अभी ईपी के नए भवन का कार्य प्रगति पर है। और जब अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों के साथ मुखाग्नि हो तो ये भवन हमारा लगभग बनकर तैयार हो सके और आप सभी लोगों के साथ हम इस नए भवन से लाइव करें। तो सर, कब आपके मन में आया कि मुझे यहाँ इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में शिक्षा की एक नई मुहिम की शुरुआत करनी है? गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं हमारे भाई साहब को सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इन्हीं के मन में एक विचार आया कि इस तरह का अपने को एक प्रोग्राम करना है और स्टाफ की भी काफ़ी दिनों से मांग थी कि इस तरह का एक प्रोग्राम हो। हाँ, इस साल की बात करें अगर, मेरे हिसाब से सभी स्कूलों का मैंने अभी तक देखा, स्टाफ से बात हुई, सभी ये कह रहे थे कि सर अपने से ज़्यादा किसी का नहीं है, क्योंकि 195 बच्चे 90 से ऊपर है। सर मैं इन पूरे स्टाफ और मैं उन बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं तमाम उन गार्जियनों को इसके लिए धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, बच्चों की केयर की और टीचर को जो टीचरों ने बोला वैसे ही बच्चों से मेहनत करवाई, उसके लिए उनको थैंक्स। और ये इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैं पूरे स्टाफ को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2008 से शुरू किया और आज तक ये कारवा बढ़ता जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच में काफ़ी और भी रिजल्ट्स आए कि इस बीच में हमने फाउंडेशन भी शुरू किए, बाकी चीज़ें भी आपको बताएंगे, फाउंडेशन स्टाफ से मिलाएंगे, बाकी टीम से मिलाएंगे, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट एक टीम के जरिए ही पूरा होता है। पूरी टीम आज आपके सामने बैठी है और बाकी चीज़ें केडी सर बताइए। बिल्कुल, जब आप किसी के जर्नी की बातें सुनते हैं तो उसमें आप मुग्ध मन हो जाते हैं, आपका जो मन है वो मुग्ध हो जाता है कि जब आप एक छोटा सा पेड़ पौधा लगाते हैं और जब वो एक बड़ा विशाल, कहें तो हम वृक्ष बनने की ओर अग्रसर होता है, तो उसकी शुरुआत की कहानी कहीं ना कहीं से होती है। मेरे साथ आप जो पूरे स्टाफ मेंबर्स देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो आपके नौनिहाल बच्चों को तैयार करते हैं। ये तैयारी नहीं करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको जीवन जीना कैसे है। अगर वो कभी हताश होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो आपसे नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने टीचर से कर पाते हैं। और टीचर्स का हमेशा एक कहावत आपने सुनी होगी कि गुरुओं से, माता पिता से भी पहले गुरुओं का नाम आता है। और गुरु एक ऐसे प्राणी होते हैं हम सभी के जीवन में जो हमें एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आकर्षित करते हैं। मैं फैकल्टी मेंबर्स में से सबसे पहले फाउंडेशन जो टीम है मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, और मैं जो रोड वाला माइक है मैं सर से कहना चाहूंगा कि जब तक आप हमारे जो फाउंडेशन वाले जीतन सर हैं, मैं जीतन सर सबसे शुरुआती दौर से फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि फाउंडेशन जब बच्चा या पेरेंट्स माइंड मेकिंग करता है कि मुझे बच्चे को फाउंडेशन क्यों करवाना चाहिए, और आज के जमाने में तो ऐसा कहते हैं कि अगर 11वीं 12वीं के साथ फाउंडेशन नहीं किया तो उसको नीट और आईआईटी में जाने की जो राहें होती हैं वो काफी टफ हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कब आपने ईपी ज्वाइन किया था, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मुझे यहाँ ईपी ज्वाइन किए 12 साल हो गए, ठीक है। उसके 5 साल से मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक।
उसके बाद ये रही कि बच्चों को फाउंडेशन क्यों करना चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर एक बात बोलना चाहूँगा। बोर्ड का जो सिलेबस है धीरे धीरे बहुत कम किया जा रहा है, तो मतलब चीज़ें क्या, बच्चा पूरा पढ़ नहीं पाता है। आप IIT और JEE नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एटलीस्ट आप पूरा सिलेबस तो पढ़िए, ताकि नॉलेज तो पूरा रहे। वो नॉलेज आपको आगे बाकी सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ठीक है, बाकी जो लाइफ होती है उसमें आपको यूज़ में आती है, ठीक है। इसलिए मैं फाउंडेशन के लिए, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन 9 से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो 6ठी क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि चीज़ें लोग प्रॉपर पूरी पढ़ पाएँ। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मेरा अगला सवाल जो हमारे सीनियर साथी एक और सर हैं, JR सर, मैं JR सर की तरफ जाना चाहूँगा। और JR सर, मेरा आपसे जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि फाउंडेशन की, जितेंद्र सर ने बताया कि NCERT का सिलेबस बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन पेरेंट्स ये सोचता है कि मुझे सिर्फ फाउंडेशन का अगर बच्चे को करवाना है तो कोटा, सीकर या जयपुर या कहीं बाहर मेट्रो सिटीज में ही जाना जरूरी है। आपने बाहर वेतन करवाया है, आप खैतल में भी करवा रहे हैं, बाहर के और यहाँ के एनवायरनमेंट में हम कैसा डिफरेंस महसूस करते हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पेरेंट्स। जैसा कि सर ने पूछा कि भाई जो आउटर ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट है और जो इनसाइड अलवर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे एट परसेंट हम इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल से बात कर रहे हैं, तो पिछले 7 ईयर में मैंने जो नेशनल ब्रांड में काम किया है, जैसे लास्ट ईयर एक्स फैकल्टी ऑफ फिजिक्स वाला, तो उसमें और इसमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है मेरे को कि यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो जनरली एक बच्चे को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड नज़र आते हैं, जहाँ पर उनको ये चाहते हैं कि सर कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को यदि मेरे से अच्छी शिक्षा मिले या मेरे से ये अच्छा एक डेडिकेटिव पर्सन बने और आगे जाकर कहीं ना कहीं ये सेल्फ डिपेंडेंस पर्सन बने, और उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली बच्चे की जो कड़ी होती है वो ये होती है कि डेडिकेशन के साथ काम करना और क्वालिटी के साथ। और जब बच्चा क्वालिटी से पढ़ने लगता है और अपने काम में हार्ड वर्किंग करने लगता है, तब वो अपने क्वालिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये मेरा तीसरा सवाल, और सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब पेरेंट्स ये सोचता है कि चलो मैं मेरे बच्चे को यहाँ आपके पास एडमिशन करवा भी देता हूँ, तो जो फैकल्टी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो सोचते हैं कि आजकल बहुत सारे कोचिंग्स का अगर आप देखेंगे, या फिर मैं विद्यालयों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो स्कूल वाली फैकल्टी से ही कोचिंग में पढ़वा देते हैं, आप देखेंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में एक सेपरेट विंग है, सेपरेट सिस्टम है, सेपरेट चीजें काम करती हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहेंगे आप? यहाँ पे इंजीनियर्स पॉइंट में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं फैकल्टी उसके ऊपर पूरा फोकस रखता है, और छुट्टी के अंदर उनको डाउट काउंटर पे अच्छे से बताया जाता है, प्रॉब्लम सोल्व करवाया जाता है, फैकल्टी का फुल टीम वर्क होता है, अच्छे से एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है और टाइम पे मोटिवेट भी किया जाता है। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैं आजाद सर की तरफ अगले सवाल के लिए बढ़ना चाहूँगा। आजाद सर, सबसे बड़ा कंसर्न आजकल ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो मनी का होता है। पेरेंट्स सोचता है कि मैं अगर बाहर अपने बच्चे को भेजूंगा तो कम से कम मेरे 1 साल के 3 से 4 लाख रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए। आपने वही चीज अगर यहाँ रह करके अगर बच्चा को तैयारी करवाना चाहता है या तैयारी करना चाहता है और वो पेरेंट्स अपनी आंखों के सामने भी रखना चाहता है, आपने इंजीनियर्स पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत कब की और क्या आपके मन में विजन आया कि मुझे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? कृष्ण सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब 2008 में हमने स्कूलिंग स्टार्ट किया, उधर अपना कैमरा, उसके बाद हमारा एक ही काम था कि बच्चों की परसेंटेज इतनी अच्छी बढ़ाई जाए कि हमारा जो बच्चा सीकर झुंझुनू जाया करता था पहले, और एक यहाँ पे बानसूर की तरफ भी जाया करता था। खैरतल में स्कूलिंग के लिए भी कोई जगह नहीं थी, बानसूर जाके बच्चा 10वीं और 12वीं की परसेंट निकालता था। वो अजीब सा लगता था कि क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे। उसके बाद हमने बोर्ड पे ध्यान दिया और लगातार बोर्ड को बढ़ाते गए। मैंने अभी आपको बताया आज 195 तक पहुंच गए। आज खैरतल का नाम आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है। और क्योंकि ये तो बोर्ड की बात हुई, अब आती है फाउंडेशन की बात। जब हम बोर्ड पढ़ाते थे उस टाइम में भी हम बेसिक चीज़ कराते थे बच्चों की, और फाउंडेशन जैसी चीज़ें टीचर्स जितने भी हमारे पास थे सबके जहन में एक चीज़ थी कि सर इन बच्चों का ना केवल हम बोर्ड कराएंगे बल्कि इनका बेस अच्छा करा देंगे तो 1 साल कोटा सीकर जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ इनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो शुरुआत थी हमारी एक तरह से फाउंडेशन की। ये 8 साल पहले लगभग हमारे टीचरों ने शुरुआत कर दी थी। उसमें फ़ायदा क्या होता था
कि अच्छी परसेंट भी बच्चा निकालता था 12वीं के साथ, और 1 साल टारगेट में या 2 साल में बच्चा आराम से निकाल जाता था। बच्चे डॉक्टर भी बन जाते थे, आईआईटी में भी चले जाते थे। आज उन बच्चों के 50-50 लाख के पैकेज हैं। ये चीजें 8 साल पहले हुई, लेकिन धीरे धीरे देखते गए उसके बाद क्या होता है कि बच्चों की संख्या तो हो गई, कोटा सीकर में ज्यादा जाती थी, लेकिन सिलेक्शन निकल के कम आते थे। बिल्कुल। और जब सिलेक्शन कम आने लगे तब हमें दुख शुरू होगा कि मैं ये बात तो ठीक नहीं है, हमने बच्चा इतना अच्छा तैयार किया, फिर ये लोग कर क्या रहे हैं सीकर कोटा वाले। तो अब वही बात है जो आपने अभी कही कि हमने बच्चों से पूछा, मैं कहा भाई क्या हो क्या रहा है? बोल सर यहाँ जितनी अच्छी चीजें समझ में आती वहां आती नहीं। तब ऐसा लगा कि क्यों ना हम यही फाउंडेशन स्टार्ट कर दें ताकि हमारा बच्चा वहां परेशान ना हो। पैसा तो बहुत ही ज्यादा लगता है, वो तो बात ही छोड़ो, लेकिन परेशानी बढ़ जाती है, बहुत सारी रिस्क है बच्चों की। तो हमने 4 साल पहले एक बड़ा रिस्की काम किया। एक्चुअल में फाउंडेशन स्टार्ट करना बहुत बड़ा रिस्की काम है। किसी भी संस्था के लिए रिस्की इसलिए होता है कि फैकल्टी बहुत महंगी आती है। मेरा जो पहला फाउंडेशन के 2 बच्चे थे उनका आज सिलेक्शन भी हुआ, गुवाहाटी गए, और उसके बाद आज उनका पैकेज भी आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पहला जो प्रयास था, हमारा पूरी टीम ने जो मेहनत की उसमें वो सफल हुआ। और उसके बाद तो हर साल 3-4 बच्चे होते ही चले गए। और लास्ट ईयर बच्चे 24-25 थे, जिनमें से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस साल 53 बच्चे हमारे पास आईटी में बैठे, उसमें से 8 बच्चे तो आईटी में आ गए और 7 बच्चे एनआईटी। लगभग 15 बच्चे सक्सेस हो गए मात्र 53 बच्चों में। ये सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर की कोचिंग आप देख लेना और एक बार संख्या देख लेना और फिर उनके सिलेक्शन का रेशो देखना, आपको सबसे ज्यादा अपने घर में मिलेगा, और वो भी खैरतल में मिलेगा, जहां बच्चों की आप 100% केयर कर सकते हो। बाहर जाने के बाद तो रिस्क ही रिस्क होती है। बाद में रिजल्ट हम देखते हैं, हमारे एरिया के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उनका रिजल्ट कहाँ आता है वो तो आपको देखना है, हम तो कह भी नहीं सकते। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं। मैं पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप कोचिंग में सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 1000 बच्चों में से 10 का सिलेक्शन। यहाँ पर जहाँ पर 1-2 लाख बच्चे पढ़ते हैं वहां से 1000 का सिलेक्शन। लेकिन हमारे यहाँ से हर तीसरा चौथा बच्चा आईआईटी में सिलेक्टेड और हर तीसरा चौथा बच्चा हमारे यहाँ से डॉक्टर बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी आंखों के सामने आपके बच्चे को रखकर डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं। मेरा एक और शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगा सर मैं, कि जब फैकल्टी मैनेजमेंट की बात आती है तो बहुत सारे विद्यालय क्या काम करते हैं, स्कूल वाली फैकल्टी से ही कोचिंग में पढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास जो फैकल्टी है वो यहाँ की है, ऐसे है। फैकल्टी अरेंजमेंट खैरतल जैसे अब तो जिला बन गया है पिछले वर्ष, पहले हम इसको कह सकते हैं कि छोटा एक कस्बा था, कैसे संभव कर पाए आप? मैं सबसे पहले तो इसके लिए कहना चाहूँगा कि अरेंजमेंट का बगैर पैसे के तो कुछ होता नहीं है। पैसे के लिए तो मेरा बचपन निकल गया। पैसा अरेंज कैसे किया जाता है वो तो मेरे को शायद 6-7 साल की एज से पता लग गया था कि पैसा कैसे अरेंज होता है, क्योंकि पापा जी ने सब कुछ सिखा दिया और कुछ मजबूरियों ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो पैसा अरेंज करना तो मुझे आ गया, लेकिन उस पैसे को लौटाना भी था पब्लिक का। उस पैसे को लौटाना बहुत मुश्किल होता है और उसके धीरे धीरे वो रोटेशन घुमाना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि बचपन से एक आदत थी, वो कुछ भी कहो, ऊपर वाले ने जो भी हमें सिखाया, मजबूरियों ने बहुत कुछ सिखा दिया, वो हमने कर लिया। इतनी हिम्मत तो ऊपर वाले ने दे दी हमें। और बाहर से फैकल्टी कैसे आती है, ये एक विश्वास पे आती है, क्योंकि पैसा तो आप दे सकते हैं लेकिन फैकल्टी आपके ऊपर विश्वास करे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, मेरी जो भी फैकल्टी आज तक काम की 15-15 साल से 10-10 साल से लगातार आज हैं, कुछ फैकल्टी नई जब हमें लानी हुई थी फाउंडेशन में, ऑटोमेटिक के बाहर से फैकल्टी हमने अरेंज की है। वो मैसेज कैसे गया, जो भी टीचर हमारे यहाँ से गए, चाहे वो गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुए या किसी को और अपॉर्चुनिटी मिली या XYZ कुछ भी रीजन रहा, उनका 100% हमने पैसा दिया है। और किसी को यदि 10 दिन हम लेट भी हुए तो घर जाकर देखा है। ये जो मैसेज था हमारा, ये सारे जितना भी एरिया है सभी को पता लगा कि वह पैसा आपका 100% श्योर है, मिलेगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है। यही मैसेज हमारे जो बाहर से लोग आए उन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि मेरा भी एक क्वेश्चन होता है जैसा आपका था कि सर आप इतनी बड़ी कोचिंग से आप आए हैं, वहाँ तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, हमने तो आपको 2-4 लाख फालतू दिए हैं, लेकिन आपको विश्वास कैसे हुआ कि छोटी जगह पे आप इतना साल भर कैसे मैनेज करोगे, आपको लगा तो होगा। बोले सर सही बात तो यही है कि हम आना नहीं चाह रहे थे छोटी जगह पे, लेकिन जब आपके बारे में सुना कि पैसे में वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसे भी अरेंज करेंगे लेकिन आपका पैसा 100% देंगे, बस इस विश्वास की वजह से फैकल्टी आई। और पिछले उन्होंने रिजल्ट्स भी देखे, पिछला स्कूल का सिस्टम देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम है, तभी ये लोग आए और आए भी और इन्होंने रिजल्ट भी दिया और बड़ा शानदार आईआईटी का रिजल्ट रहा। हमारी नीट का सिलेक्शन, मैं गार्जियन से 1 मिनट जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आए, जैसे जस्ट मैंने अभी आईआईटी के बारे में बताया, नीट का नहीं बताया। क्यों? क्योंकि नीट में पहले सिलेक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक गार्जियन का क्वेश्चन था मेरे से कि सर आपके आईआईटी में होता है, नीट में क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा नीट में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई पेपर ही नहीं दे रहा। तो मेरी तरफ गार्जियन देखने लग गए कि ऐसा कैसे। मैं कहा इसमें एज का रपड़ा रहता है सारा, और हमारे आसपास के क्षेत्र में गवर्नमेंट टीचर ज्यादा है, तो उन्होंने अपने बच्चों की एज बड़े हिसाब से रखी कि 17 साल का होएगा तभी तो नीट का एग्जाम देगा। आईआईटी में तो ये तो बाध्यता है नहीं, इसलिए जो बच्चा बैठेगा पेपर देगा। तो नीट में एज नहीं हो रही, तो पेपर देने वाले बच्चे ही नहीं थे मेरे पास 12वीं के साथ, और 12वीं के बाद एज हो जाती थी तो वो कोटा सीकर में जाते, उनका सिलेक्शन हो जाता, वही नाम हो जाता। बिल्कुल। पहली बार आया मेरे पास एक बच्चा कि सर मैं टारगेट का मन है और मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा, मजबूरियां सब अलग होती है हर आदमी की। तो मुझे लगा कि इस बच्चे का करना चाहिए, और उस बच्चे पे, क्योंकि टाइम नहीं है फिर कभी बताएंगे, उस बच्चे के लिए मैंने अकेले बच्चे के लिए स्टार्ट किया। और अंकित देव नाम है बच्चे का। अंकित देव ने जो रिजल्ट दिया वो आपके सबके सामने है। पहला ही प्रयास था बच्चे का 658 नंबर। कोई बच्चा इतना स्कोर करता है वो भी पहले ही प्रयास में, किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं पिछली बार उनके घर गया, बच्चे को भी धन्यवाद दिया, पेरेंट्स को भी धन्यवाद दिया, और एक जुलूस के रूप में जो उनके गांव में जो उन्होंने बच्चे का भी सम्मान हुआ और हमारा भी सम्मान उन्होंने किया, वो भी काबिल तारीफ था। क्योंकि उस गांव में इतनी अच्छी रैंक पे कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी बहुत ना कुछ फीस में, और फीस भी जो थी वो हमने इनाम के रूप में लौटा दी उनको। तो एक तरह से फ्री में बच्चे को सिलेक्शन मिला। और उसके बाद अगला जो साल आया, यानी जस्ट अभी आपके कितने तारीख को रिजल्ट आया था? 4 जून को। 4 जून को जो रिजल्ट आया था उसमें आपके 6 बच्चे 600 पार आ गए। 612 से शुरू हुई हमारी, और एक 12वीं का जो बच्चा है वो इतनी शानदार रैंक लेके आया है। मुकुल ने 663 नंबर लेके आया बच्चा, और इतनी शानदार रैंक होने के बाद आप देख लो, वो भी 12th के साथ उस बच्चे ने रैंक दिए, क्योंकि ये बच्चे ने अपना एज 17 साल पूरा कर लिया था। तो पहला बच्चा है हमारी संस्था का जिसकी एज पूरी हुई, और 12वीं के साथ उसने पेपर दिया, और उसके साथ साथ सिलेक्शन हुआ इतनी अच्छी रैंक पे। 2 बच्चे और हैं जो 12th के साथ आए, और 3 बच्चे टारगेट में, यानी कि 6 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ। मैं पूरी टीम को और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे 2 बातें करना चाहूंगा। आपने जब विश्वास की बात की टीचर्स की, तो आपके जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तो वहाँ आपके एक सीनियर शुरुआती दौर के साथी रहते भवानी जी, वो कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस आए, मैं उनसे चर्चा करने लगा तो उन्होंने मेरे को शुरुआती दौर की बड़ी कहानियां बताई। तो मैं सोचा यार कि वास्तव में सर का जो संघर्ष है वो बड़ा काबिल तारीफ है। भवानी जी जो है पहले सर के साथ काम कर गए हैं, वो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बन गए हैं। उनके बच्चे ने भी पिछले साल डॉक्टर बनाया है वो। तो उसके बाद जब उनका इंटरव्यू किया था तो उनसे मुलाकात हुई, और बात पिछले वर्ष की ही है। जब मैं आप सभी साथियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब हम अंकित देव के घर गए थे पिछले वर्ष इंटरव्यू करने के लिए, तो अंकित के पापा ने हमें बताया कि वहां से 4 बच्चे और उनके गांव से बाहर पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन उन चारों का जो स्कोर है वो अंकित से बहुत नीचे है, उन चारों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और अंकित देव यहाँ खैतल में रह करके पढ़ाई करके यहाँ से डॉक्टर बना। ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों की मेहनत है, और आप सभी लोगों के द्वारा जो पढ़ाया है वो बहुत ही। अंकित देव के जब पिताजी इमोशनल हो गए तो उन्होंने कहा कि ये आजाद सर के बिना संभव नहीं था, क्योंकि जब मैं सर से रास्ते में बात करते हुए आता, मैंने कहा सर
इतना मोटा खर्चा आपने एक बच्चे के लिए कर दिया। सर ने कहा कि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो कृष्ण भाई करनी ही पड़ती है, और ये आपने की, और जो ये शुरुआत आपने की इसी का परिणाम है कि इस वर्ष आपके 600 प्लस 6 बच्चे अभी लेकर के आए हैं। ये बहुत ही शानदार आपकी मेहनत है। मेरा अगला सवाल इधर मैनेजमेंट अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे रहेगा। सर, मेरा जो पहला सवाल राजेश सर से पास ही मैं आऊंगा, क्योंकि राजेश सर हमारे हिंदी मीडियम के प्रिंसिपल है। मैं आप सभी पेरेंट्स का और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 2008 से मैं एपी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें जब पहली बार हमने प्रारंभ किया तो शुरुआत 10वीं क्लास से की, और 10वीं क्लास के अंदर पहला बैच था जिसमें 42 बच्चे थे। आज़ाद जी ने स्टार्ट किया, हम पूरी टीम ने उनमें सहयोग किया और पूरी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो मोहित यादव ने 95.83% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 12वां स्थान हासिल किया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसे देख करके सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके बाद से लगातार मेरिटों का सिलसिला जारी रहा, मेरिट पर मेरिट, कभी 15वां स्थान, फिर धीरे धीरे अभी कुछ सालों पहले राज्य सरकार ने मेरिट बंद कर दी है, और मेरिट बंद करने के बाद भी हमारा 90% का स्कोर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी इस साल जैसा डायरेक्टर सर ने बताया कि 90% से ऊपर 195 बच्चे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं थी। लास्ट ईयर जो 65 बच्चे हमारे 90 प्लस थे, वो भी पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे ही विद्यालय से थे। उसके बाद एक बार आज़ाद सर ने कहा प्रेयर में कि ये हमें 90% का जो रेशो है वो सैकड़ों में चाहिए, यानी 100 से ऊपर होना चाहिए। आज़ाद सर ने ये चाहा, और बच्चों ने और पूरे हमारे स्कूल टीम ने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, एक एक बच्चे पर फोकस किया, और देखते ही देखते आपके सामने है हमारा रिजल्ट, जो 90% से ऊपर 195 बच्चों ने प्राप्त किया है। पूरी टीम लगातार मेहनत करती है, पूरी टीम के सहयोग से ही यह चीज़ संभव हो पाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। आपने बात की 90% से ऊपर के रिजल्ट की, लेकिन 90% लाना आज के जमाने में छोटी बात नहीं है। मैं 90% की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 90% से एक विद्यार्थी की जो कौशलता होती है, इंटेलिजेंसी कहें, ऐसा हम कह नहीं सकते कि 90% वाला विद्यार्थी बहुत कुछ कर पाएगा या फिर 70% वाला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक जो आंकड़ा होता है अपने विद्यालय में कि जो बच्चों को किस तरीके के अध्ययन टीचर से करवाया जाता है, वो उसका एक मापदंड उनको मापने का जरिया होता है। मेरा अगला सवाल अजय सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा, और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि विद्यालय में जो टीम का जो सिलेक्शन होता है वो बड़ा एक टिपिकल टेस्ट होता है, क्योंकि विद्यालय में 11-12 के जो बैकबोन होती है 11-12, जब उसके लिए जो फैकल्टी अरेंजमेंट करते हैं या फिर उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हीं का जो पढ़ाया हुआ है फाउंडेशन नीट या कहीं जिस फील्ड में विद्यार्थी जाता है, तो वहाँ उसके लिए बड़ा रोल प्ले टीम है। ईपी स्कूल के बारे में, यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में क्या कहना चाहे? रिजल्ट्स के बारे में तो आपको देखो बताया, और टीम पूरे मनोयोग से काम करती है, चाहे वो 10वीं बोर्ड हो, 12वीं हो। लोकल क्लास में भी हमारा एक बहुत अहम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में, माफ़ करिए, एक बार मैं सभी स्कूलों से कहना चाहूँगा कि जो लोकल क्लास जो बोलते हैं हम 9th क्लास में आप बच्चों का कोर्स स्कूल में जाके जरूर कहें कि वो कराएं। बहुत सारे स्कूल 9th क्लास को नहीं पढ़ाते और 10वीं का 10 बार कोर्स करा देते हैं ताकि परसेंटेज अच्छी आ जाए, और उसका खामियाजा कहाँ भुगतते हैं? जैसे वो 11th में बच्चा आता है और यदि फाउंडेशन लिया तो उसके लिए सबसे बड़ी महाभारत होती है। आपको मैं बता दूं कि जैसे अच्छी परसेंट आने के बाद भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, उसमें बड़ा रोल 9th का होता है यदि आपने नहीं पढ़ाई। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल राजीव सर आपसे रहेगा, क्योंकि जब भी मैं विद्यालय विजिट करता हूं तो आप अक्सर विद्यार्थियों की काउंसलिंग करते रहते हैं, पेरेंट्स आपके पास बैठे रहते हैं, आप उनके साथ चर्चा करते रहते हैं कि 10वीं के बाद विद्यार्थी को कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, क्योंकि 10वीं के बाद में जो सब्जेक्ट का चयन होता है वो विद्यार्थी के जीवन की आगे की दिशा तय करता है। और जब आप
अभिभावकों के साथ बैठे रहते हैं तो काफी बार चर्चा करते हैं, क्या उनके सवाल रहते हैं अभिभावकों के और किस तरीके से आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, कृपया उसके बारे में बताएं। ये सारी प्रेरणा आजाद सर से है। मेरे साथी हैं नारायण सर, वो हमारे फील्ड के समझ लीजिए बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, फील्ड से बच्चों को लाते हैं। वो मुझसे कहते हैं सर आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं कहता मैं कुछ भी नहीं समझाता, मुझसे ज़्यादा आजाद सर हम्बल हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरह सेटिस्फाइड कर पाऊँ गार्जियन को, बच्चों के भविष्य के बारे में उन्हें बता पाऊँ, बस मेरा यही प्रयास रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि पेरेंट्स जब यहाँ अपने विद्यालय में विजिट करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे अन्य विद्यालय भी हैं, तो पढ़ाई तो सभी विद्यालय में एक जैसी होती है, तो वो ईपी का ही चुनाव क्यों करें? उसके 3-4 कारण है सर। एक तो मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ, मैंने किसी भी विद्यालय में बच्चों को मोटिवेशन के लिए आर्थिक पुरस्कार देखा ही नहीं है सर, 1-2 नहीं लाखों में देते हैं। और साथ में मोटिवेशन करने के लिए अध्यापकों को भी दिया जाता है 10वीं में पॉइंटों के माध्यम से, बच्चों को भी 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए टीचर को, जिससे वो पूरी जी जान लगाते हैं। सेकेंड थिंग, जो बच्चा नॉन बोर्ड है, 9th है 11th है, उसमें 51,000 से स्कॉलरशिप। वो ही नहीं, सर की नजर रहती है अगर किसी क्षेत्र में कोई भी बच्चा अगर योग्य है, पात्र है, तो उसे इनाम मिलना चाहिए। उसके लिए समय समय पर टैलेंट सर्च एग्जाम कराए जाते हैं सर के द्वारा, और उसमें जो राशि दी जाती है बहुत बड़ी राशि होती है। तो ऐसा तो बिरला स्कूल मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं, जहाँ मैंने काम करा है। मैं इसी सवाल को आजाद सर के पास लेके आता हूँ। सर, एक दिन मेरे टीम मेंबर मुझे कह रहे थे कि अगर पूरे जिले में सभी विद्यालय को एक साइड कर दिया जाए और ईपी को एक साइड कर दिया जाए तो जितनी नगद राशि पुरस्कार आजाद सर देते हैं वो उनसे 3 से 4 गुना होगी। तो मैंने कहा कि आप सही कह रहे हो? बोला हाँ बिल्कुल। बोला कैसे? क्योंकि पिछले साल जब आपने ये बड़ा प्रोग्राम वहाँ ऑडिटोरियम में किया था तो उस समय शायद मैं तो नहीं आ पाया था, लेकिन मेरे सारे साथी मिल जाके बता रहे थे कि सर ने कम से कम में नहीं तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार वो उन विद्यार्थियों को दिए जो शायद ईपी में नहीं कर रहे हैं। आप चाहे एग्जाम बाहर से देने के लिए ईपी में आए, चाहे आप ईपी में पढ़े या नहीं पढ़े, ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया है और आपकी अगर रैंक आई है तो आपको नगद पुरस्कार यहाँ से मिलेगा। ये आप एग्जाम करवाने के आइडिया आपके पास कब आया और आप इसको इतने सालों से लगातार कंटिन्यूटी करते जा रहे हो, और इसका जो पुरस्कार है इसमें भी वृद्धि कैसे कर पा रहे हो? नहीं सर, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी लगता है मैं बहुत कम पैसा बच्चों को प्राइज के रूप में देता हूँ, क्योंकि बचपन में पापा जी दिया करते थे हमें प्राइज जब हम पढ़ते थे। और बचपन में क्या, वो 5वीं 6वीं की बात है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, 8वीं तक आ गया, तो मैंने छोटे भाई बहनों को ये बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़ोगे अच्छा सा तो मैं आपको ये प्राइज दूंगा। और जैसे वो पढ़ के अच्छी रैंक लाते थे, फर्स्ट रैंक आती थी उनकी क्लास में, तो बोलते थे प्राइज दो। और रियल बात ये है वो प्राइज हमारे पास होती ही नहीं थी, तो मैं उधार कर लेता। तो मेरी बचपन से उधार की बड़ी अच्छी सी आदत है कि उधार बहुत करता हूँ। तो भाइयों से भी मैंने उधार की कि अगले बार दे देंगे। अगले बार भी ऐसा ही हुआ, पैसा ना घर था ना मेरे पास, तो मैं अब कहाँ कमाऊंगा 8वीं 9वीं क्लास के स्टूडेंट। तो ये सिलसिला चलता रहा और बच्चे अच्छा पढ़ते गए। तो मेरे को फील हुआ कि यार कुछ भी हो, बच्चा प्राइज से, इनाम से एक मोटिवेशन तो लेता है। बस वही बचपन की एक आदत हुई, और उसको मैं जैसे ही मेरा जब पहला, शायद मैं फाइनल ईयर में था, तो मैंने छोटी सी किराने की दुकान खोली थी और वहां से पैसा कमाना शुरू कर दिया था मैंने। और उसी पैसे से सबसे पहले मैं अपने गांव की एक स्कूल गया और वहाँ 26 जनवरी को मैंने बोला प्रिंसिपल साहब से, मेरा जितने भी अपने यहाँ 8वीं बोर्ड में 75% से ऊपर बच्चा है, मेरी तरफ से सबको 100 रुपए इनाम देना है। अब उस टाइम में 100 रुपया काफी बड़ी इनाम थी, और वो मैंने उन बच्चों को दी। अगले साल फिर मैंने वही दी, और ऐसे मैं गांव में वो सिलसिला मेरा जारी रहा। और बाद में तो एक बार तो ऐसा हुआ, वो दुकान छोड़ दी, कमाई बंद हो गई, उसके बाद भी मैंने दिया।
वो किसी से उधार ला के दिया कि मेरे को प्राइज दे के आनी है बच्चों की। और धीरे धीरे करते करते स्कूल में जब मैं आया तो वही चीजें मैंने स्कूल में लागू कर दी और आज उसका मेरे को अच्छा लगता है। भले ही कोई कुछ भी कहे, मेरे को बच्चों को प्राइज देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चा वो डिजर्व करता है, उस प्राइज का भी हकदार है, उस पोजीशन का भी हकदार है, क्योंकि वो बच्चा 6-6, 5-5 घंटे दिन और रात में पढ़ता है। बाकी अपनी सारी की सारी जितने भी बच्चे और खेलने कूदने में टाइम बर्बाद करते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि 1-8 घंटा तो आप पढ़ा करो, जितना भी पढ़ते हो उस हिसाब से 1-8 घंटा खेला भी करो। तो बच्चे बोलते हैं सर खेलने में मन नहीं करता, पढ़ने में मन करता है। कि चलो कोई बात नहीं, अपने मन से करो, जितना आपको अच्छा खेलना लगता है या पढ़ना लगता है करते रहो। मैं तमाम उन बच्चों से और यही कहना चाहता हूँ कि बेटा जब मन करता है तो पढ़ाई ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और खेलने का मन करता है तो बहुत ज्यादा ना खेलें, बस घंटे 1.5 घंटे का टाइम होता है खेलने का, वो जरूर खेलें। मेरे सवालों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मैं गिरीश सर के पास जाना चाहूंगा। गिरीश त्यागी सर जो हैं, सर आप ब्रीफ में इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के साथ आपके अनुभव को शेयर करें। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश त्यागी, इंजीनियर्स पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल से। एक यकीन और विश्वास के साथ अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजता है और उसका ये विश्वास तब पूरा हो जाता है जब वो बच्चा एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ, बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ पास होता है अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में। मैं आपको बता दूं, विगत कई वर्षों से अभिभावकों का ये विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उसका एक कारण है। कारण ये है कि यहाँ पर हर बच्चे के ऊपर अलग से स्पेशल उसकी जो वॉचिंग है, उसकी वॉच किया जाता है, देखा जाता है उसे, और उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है। हर माह जो हम टेस्ट का आयोजन करते हैं उसमें वो बच्चे अपना सेल्फ मूल्यांकन करते रहते हैं, मेरी रैंक कहाँ चल रही है। और अगर किसी वजह से वो बच्चा पिछड़ता भी रहता है रैंक में, तो हमारी जो टीम है, हमारे जो टीम वर्क के साथी हैं हमारे, वो उस बच्चे से बात करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो भी बच्चे से बात करते हैं, और कहाँ कमी है बच्चे को, कहाँ वो अपनी कुछ कमी महसूस कर रहा है, उसको अध्यापक मिलकर दूर करते हैं। और यही रीजन है कि वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो वो अपने रिजल्ट को हर बार ऊपर से ऊपर और ऊपर ले आता है। और उसी का नतीजा है कि ये बच्चे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला सवाल कॉमर्स से जुड़ा रहेगा, क्योंकि आप बहुत कम विद्यालय ऐसे बच गए हैं आसपास के क्षेत्र में जो कॉमर्स संकाय संचालित करते हैं। कॉमर्स में भी अगर मैं बात करूं, मैं आप सभी पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और जब कॉमर्स के रिजल्ट की बात होती है तो ईपी शायद जिले में नंबर 1 या नंबर 2 पर स्टैंड हमेशा से करता आया है और इस वर्ष भी किया है। अभी हमारे साथ कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हमारे विशाल सर हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल से जुड़ी आपकी जर्नी एवं कॉमर्स संकाय से जुड़े विद्यार्थियों और पेरेंट्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज। Vishal Gupta. I am the faculty of commerce stream. At this time, I am the lecturer of business study subject in commerce stream. इंजीनियर पॉइंट स्कूल के साथ मेरा सफ़र एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर दोनों तरीके से रहा है। मेरी 12th क्लास तक की जो एजुकेशन रही है वो खैरतल से ही रही है। मैंने खैरतल में इंजीनियर पॉइंट स्कूल को नींव में भरते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर तरीके से देखा है। ये बात सच है कि एक बार यदि 80%, 85% खैरतल में किसी बच्चे की आती है तो खैरतल टॉपर उसके नाम के साथ रख जाता है। लेकिन जिसकी वजह से ऐसा लगा कि खैरतल में 80-85% नहीं, 90 अबोव भी परसेंटेज आ सकती है। कहीं ना कहीं खैरतल का नाम पूरे राजस्थान के अंदर इंजीनियर पॉइंट ने उस वक्त किया। धीरे धीरे मुझे पता लगा, देखा मैंने खुद ने कि इंजीनियर पॉइंट स्कूल जिले में, और आज यदि मैं देखता हूं तो राजस्थान के 5 स्कूलों में इंजीनियर पॉइंट स्कूल का नाम आता है। ये तो मैंने एज ए स्टूडेंट देखा। पिछले 4 सालों से मैं एज ए टीचर इंजीनियर पॉइंट स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ
और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर मैंने बच्चों को देखा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस करा रहे हैं, देखिए ये तो हर स्कूल कराता है एनसीईआरटी का सिलेबस, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दिया। ये फाउंडेशन जो कि सीए के लिए, सीएस के लिए, सीएमए के लिए, यदि आप बैंकिंग सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए, लॉ के लिए, जिसमें बिजनेस लॉ के अंदर भी हम लोगों ने आगे जाने का देखा। तो मैं कई बच्चों को ऐसा जानता हूं जो यहाँ से सीए बने हैं, हिमांशु गोयल, अंकुश गोयल, तरुण खंडेलवाल, जो यहाँ से बच्चे सीए बने हैं, सीएस बने हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सीए, सीएस और सीएमए बनने के ऊपर कार्यरत हैं। देखिए भारत देश के अंदर मैं तो ये मानता हूँ कि सारे स्कूल अच्छे हैं, उसमें पढ़ाने वाले सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इतना ही नहीं उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर स्कूल का रिजल्ट अच्छा है ये बात जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर पॉइंट स्कूल के साथ जुड़ने पर मुझे ये महसूस हुआ कि रिजल्ट के नाम पर कहीं ना कहीं इंजीनियर पॉइंट स्कूल बाकी स्कूलों से तो कई आगे है। एक स्लोगन मैंने देखा है कई बार कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता उसका शोर मचा दे। तो ये स्लोगन वास्तविकता में इंजीनियर पॉइंट स्कूल ने एकदम सार्थक करके दिखाया है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, यदि कोई भी व्यक्ति मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो चाहे वो छोटे से बच्चा क्यों ना हो, 6th क्लास का, 8th क्लास का, 10th क्लास का, या 11th 12th क्लास का, या फिर कोई पेरेंट्स ही क्यों ना हो, एक बार इंजीनियर पॉइंट स्कूल से आप लोग जुड़े ताकि आप लोग देख सके कि यहाँ का टीम वर्क कैसा है, यहाँ का मोटिवेशनल सेक्टर कैसा है, यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के ऊपर पढ़ाई की जाती है, डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विशाल सर। मेरा अगला सवाल इंजीनियर पॉइंट खैरतल के, अगर मैं कहूँ फील्ड के स्टार हमारे नारायण सर से रहेगा। नारायण सर, फील्ड में जब आप जाते हैं पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, क्या कहते हैं पेरेंट्स, कैसे कैसे उनके सवाल होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में हमारे को अवगत करें। Good evening to all Engineer Point guardians and my dear colleagues. Myself Narayan Chaudhary, I am from Lachmangarh, Alwar. I am MSc from Zoology and MBA from Marketing and Finance. I have total 10-year experience in education industry, in which 9 years I am working with Engineers Point. And I am also taking the part of PR department of Engineers Point, that is public relationship. मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं आज का ही, अभी मेरा चल ही रहा है, एडमिशन का दौर चल रहा है और अभी मैं डेली बेसिस पे फील्ड में जाता हूँ। मैं सेवखेड़ा एक गांव पड़ता है किशनगढ़ के पास में। मैं वहाँ पे एक गार्जियन के घर बैठा हुआ था, उनकी बेटी का नाम है बिंदु। लास्ट ईयर दैट इज इन 8th क्लास, नाउ इट इज इन 9th क्लास एंड हिज मदर इज अ प्रिंसिपल नियरेस्ट गांव। तो मैंने बोला कि उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग लेट हो गया, काश हमें इंजीनियर्स पॉइंट आज से 1-2 साल पहले मिल जाता। तो इतना पॉजिटिव फीडबैक मैं जब देखता हूँ तो आई फील प्राउड अबाउट दैट। इट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ईपी मीन्स द क्वालिटी एजुकेशन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियर्स पॉइंट इट मीन्स यू आर experienced faculty, and I am requesting to all the guardians that are searching the coaching institute or a schooling for your children's, then you come the Engineers Point and you experience the best quality education with the experienced faculty. Thank you. थैंक यू सो मच नारायण सर। मेरा अगला सवाल हमारे साथी धर्मेंद्र सर से रहेगा। सर, आपकी जर्नी और इंजीनियर्स पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Good evening all of you. My name is Dharamveer Singh. Total teaching experience 25 year. Teaching subject science. जिसमें से 15 साल से मैं ईपी में सेवा दे रहा हूँ लगातार। यहाँ पर मेरे को काफ़ी कुछ देखने को मिला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि यहाँ पर किस तरह से तैयारी की जाती है। जैसे कहते हैं कि एक अच्छी शिक्षण संस्थान के लिए अच्छे अध्यापक, वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन और एक अच्छे मुखिया की ज़रूरत होती है। इन सभी को साथ
मैं ईपी को देखता हूँ, ये सभी ईपी में मौजूद हैं। हमारे आजाद सर समय समय पर हमें एक उचित मार्गदर्शन देते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये यहाँ का सबसे मेन मुद्दा रहा है सफलता का। और हम देखते हैं कि हमारे ईपीएंस प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, जिससे बच्चे का बेस इतना मजबूत कर देते हैं कि बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट को समझने में कोई परेशानी नहीं होती और वो बच्चा आसानी से दौड़ने लगता है। यही नहीं, यहाँ पर वर्ष भर टेस्ट सीरीज चलती हैं, जिनके माध्यम से बच्चे को पता चलता रहता है उनकी कमियों का और हमारी टीम को भी पता रहता है कमियों को, और समय रहते हम उनको समय समय पर दूर करते रहते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ज्योति राठौड़ मैम से रहेगा। और मैम ने अभी रिसेंटली इंजीनियर्स पॉइंट केयर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। मैम, जैसा आपका मन था, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद आप कैसा फील कर पा रहे हैं? बच्चे आपसे किस प्रकार से कनेक्टेड हो पा रहे हैं? बच्चों को क्या सवाल रहते हैं? थोड़ा उसके बारे में हमें ब्रीफ में बताएं। Hello, good evening to all of you, all the parents, teachers and director sir. Myself, Dr. Jyoti Rathod. I have 18 years of teaching experience. I completed my education from Jodhpur University. I have worked in various renowned coaching institutes like Career Point, Akash, Kota Classes and other institute. लेकिन सभी जगह काम करने के बाद जो अनुभव मुझे ईपी में प्राप्त हुआ, जैसा बड़ी इंस्टीट्यूट में काम होता है वैसा ही सेम इस इंस्टीट्यूट में भी है। यहाँ पर भी डाउट क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर भी सबसे जो अच्छा जो मुझे लगा ईपी का वो है पर्सनल केयर। एक स्टूडेंट को जो पर्सनल केयर चाहिए, भीड़ में वो बच्चा खो ना जाए, क्योंकि कोटा जाता है बच्चा, सीकर जाता है बच्चा, भीड़ में खो जाता है बच्चा, अपने आप को अकेला पाता है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस एज में, एट द एज ऑफ द 14, 15, 16, बिकॉज आई एम द बायोलॉजी टीचर, मुझे मालूम है कि एक मेंटल सपोर्ट भी आपको चाहिए। आप पूरे अकेले रह जाते हो जब आपको लगता है कि सिलेबस आगे बढ़ रहा है, आप उसके साथ नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, तो बच्चा स्ट्रेस में आता है। और यही कारण है कि आपको अभी जो नई इस ईयर के अंदर इतने सारे सुसाइड केसेस मिले हैं, उसके पीछे अगर आपको यही एजुकेशन, सेम एजुकेशन अपने ही जगह पर, अपनी ही सिटी में मिल जाए, तो उससे बढ़िया आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। क्योंकि सारा जो स्टाफ है वो बाहर का है, सर का बहुत ही मोटिवेशन रहता है, सर हर बच्चे से पर्सनली अटैच रहते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। एक बार तो मैनेजमेंट से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने पूछा मैम आप कैसे हैं, मैंने कहा चलो यहाँ पर बच्चों की केयर होती थी पर्सनल, ये तो सुना था मैंने, मेरे को ये भी लगा कि यहाँ पर टीचर्स की भी बड़ी केयर है। तो टीचर्स को मोटिवेशन जो मिलता है, टीचर्स को बैक सपोर्ट जो मिलता है, उसकी वजह से टीचर अगर मोटिवेटेड है तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी वो अच्छा देगा। और यही रिजल्ट आपको जो मिल रहा है ईपी से, एक छोटे से जगह पर, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगर आप यहाँ पर एडमिशंस कराते हैं तो आपको सेम वैसे ही सेम टेस्ट सीरीज, आप ये देखिए कि डीपीपी डेली मिलती है। अगर डेली डीपीपी में के अंदर सपोज करो कोई बाई चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो कंप्यूटर स्टाफ भी इतना कोऑपरेटिव है कि वो आपको उसी दिन, सेम दिन जो है आपको डीपीपी बनाने में सपोर्ट करता है। तो जो टीम वर्क जो है यहाँ का वो बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ टीचर का अटैचमेंट, मैनेजमेंट का अटैचमेंट वो बहुत अच्छा है। और आप जब इतने सारे इंटरव्यू वगैरह सब सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर टीचर को, इवन जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, उनको बच्चों का नाम, बच्चों का एड्रेस, बच्चे के पेरेंट्स क्या करते हैं वो भी मालूम है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने डीपली रूटेड है, और जो चीज़ डीपली रूटेड है तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भविष्य में उसके ऊपर कभी भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो खैरतल की जनता को मैं तो ये कहूँगी कि वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको ईपी जैसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिला। मैं खुद अलवर में रहती हूँ और मैं खुद अप डाउन करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़कर। कभी मुझे अकेलापन ही महसूस नहीं हुआ। जब मुझे नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बच्चों को कहाँ से होगा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईपी कि मैंने इसमें ज्वाइन करा। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मैम। मेरा अगला सवाल हम इंटरव्यू के अंतिम दौर में है, जो भी हमारे साथी अभी वेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों से हम थोड़ी क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा सा लेट हो गया। मैं इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हमारे संजय दास सर, जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये हमारे न्यू प्रिंसिपल सर हैं।
सर सबसे पहले वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट खैतल। एंड क्या आपके, मैं आपसे शॉर्ट में जवाब जानना चाहूँगा, आपके क्या अपकमिंग विजन है इंजीनियर्स पॉइंट खैतल के, यहाँ के जो खैतल के पेरेंट्स हैं, वहाँ के उनके बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले नमस्कार सबको। As Katie sir told you that I have recently joined the school, but in this short duration, what I have come to learn is this is an excellent institute. I have worked in many other institutions before, including Birla Higher Secondary School. But as my previous speakers told you, the result, they have already told you that above 195 students scored above 90%, and 6 students they got selected in NEET, 8 students. I mean, these things you have heard many times before. But what I want to say is this is just the starting. This is just the starting of the journey, and the sky is the limit. And in the coming years, you will see that definitely we will give toppers, India #1, rank #1. Engineering Point is going to give, and that is, I am confident about that. I believe in this thing because the team is excellent, and I don't know why, but I find that the students are also brilliant because maybe they come from a background where they have seen their parents struggling. So, you know, those students who see their parents struggling, they themselves become very dedicated and they start working hard. And that is why they give such excellent and exemplary results. Now, in the coming time, what I myself want to contribute to this school is that the students you see everywhere, it is written on the board, English medium. But very few schools you will find that the students are really able to speak in English. थैंक यू सो मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अनामिका दास मैम से रहेगा, जो कि हमारे इंजीनियर्स पॉइंट इंग्लिश मीडियम में वाइस प्रिंसिपल मैम है। मैम, आपने भी रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ कैसा आपका अटैचमेंट है, और बच्चों की किस प्रकार की जो क्वेरीज होती है उनको आप सोल्व कैसे करते हैं? First of all, I would like to thank Sajad sir for giving me opportunity to serve in EP. All faculties are very cooperative, and sir is also very cooperative. The faculties are very hardworking, and no doubt the students are excellent. They have some doubts, but it's very easy to solve their doubts because they are connected with me very deeply. Every day they come to me and then ask so many questions कि मैम how can we complete our syllabus, क्योंकि उन्होंने कोचिंग थोड़ी लेट से ज्वाइन किया है। पर हमारे जो फैकल्टीज हैं they are also cooperating and they always ready to solve the problems of students. So I hope in future we will give much better result. Thank you all of you. थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल शैली मैम आपसे रहेगा। शैली मैम हमारे इंजीनियर्स पॉइंट खैतल में किड्स सेक्शन को देखती हैं। मैम, आपसे जुड़ा हुआ सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपके पास जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है तो सबसे पहले आपके पास यहाँ विद्यालय में आते हैं, आपके और आपकी पूरी टीम के पास आते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मी सोचती होगी कि मेरे बेटे ने आज खाना खाया है, कहीं टॉयलेट तो नहीं कर दिया क्लास में, उसको मम्मी की याद आ जाती है बीच में। आप उनको कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्कूल में मन लगे, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करे, उन चीज़ों को जाने, उन्हें दोस्त बनाए, उनसे बात करें। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका छोटे बच्चों के साथ? अनकेडी सर, जैसा कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जब बच्चा पहली बार घर से बाहर आता है अपनी मम्मी पापा को छोड़कर, वो आता है स्कूल, सपोज माने कि प्ले ग्रुप का बच्चा या नर्सरी का बच्चा, तो उसकी एज होती है 2.5 या 3 इयर्स। तो सब मेन प्रॉब्लम बच्चे को होती है कि उसका मन नहीं लगता, 2 दिन 4 दिन पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि वो कैसे मैनेज करेगा। लेकिन हम उन्हें श्योरिटी देते हैं जब वो हमारे पास आते हैं कि मैम जैसे आप बच्चों की केयर करते हैं उससे ज़्यादा मैं और मेरी जो टीम है वो बच्चों की पूरी केयर करती है। और रियल में पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड भी हैं इस चीज़ से लेकर। बच्चों की छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सपोज जैसे कि कहा बच्चों के लिए वाटर बॉटल फिल करना या वॉशरूम जाना, उसके लिए हमारी बाईजी वगैरह जो हैं
हैं, बच्चों की बहुत केयर करती हैं, और इसलिए बच्चा कभी भी ऐसा फील करता ही नहीं है कि वो घर से बाहर आया है, उसको यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। बच्चे बोर होते हैं तो उनके लिए हमने म्यूजिक सिस्टम, डांस क्लासेस या आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह सभी बच्चों को करवाते हैं। तो बच्चे इतना अच्छा फील करता है कि धीरे धीरे उसका मन लग जाता है और उनकी केयर बहुत प्रॉपर होती है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होता चला जाता है। और जब बच्चा जो आगे बड़ी क्लास में आज सिलेक्शन दे रहे हैं तो पहले वो छोटे LKG UKG से ही बच्चा जा रहा है, और अगर उनका अभी बेस स्ट्रांग बनता है तभी आगे जाकर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। मैं सुरेश सर आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल से जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच सर, प्लीज। काफ़ी देर से यहाँ बैठे बैठे कुछ चीज़ें मैं सुन रहा था, तो दो विचार मेरे मन में चल रहे थे परिणाम को लेकर। परिणाम, एक तो परिणाम का आना होता है, एक परिणाम देना होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। राजस्थान में हजारों स्कूल चल रहे हैं, हर स्कूल अपने जीवन काल में एक ना एक बार कोई अच्छा परिणाम दे ही देता है, लेकिन लगातार परिणाम देना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, जो हमारे विद्यालय ने पिछले 16 साल से लगातार किया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी विद्यालय के नाम रही, और इसका सारा श्रेय जो जाता है इस टीम को जाता है। और इस टीम का जो मेन कार्य है वो रिमेडियल एजुकेशन पे पूरा ध्यान रहता है कि किसी भी बच्चे की जो कमजोरियां उसको अच्छे से डायग्नोस करना और उसके बाद उसको एजुकेशन देना। और वो जो कड़ी है पीछे, मेरे को साथियों ने बताया इसके बारे में कि हमारी जो टेस्ट प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम बच्चे की कमियों का पता लगाते हैं और फिर उसमें सुधार की प्रक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से ये अच्छे परिणाम आ पाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आपके साथी जो कार्तिक सर है, मेरा कार्तिक सर आपसे रहेगा सवाल, आप इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल से जुड़ी हुई अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस हमें शॉर्ट में बताएं। को नमस्ते। मैं इंजीनियर्स पॉइंट में 2016 से काम कर रहा हूँ। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि एनवायरनमेंट कैसा होगा। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा उन गार्जियंस के लिए जो अपने बच्चे के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में स्कोप देख रहे हैं, पहली चीज़ कि नाम जरूर इंजीनियर्स पॉइंट है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स पे ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि उन गार्जियंस के मन में डाउट रहता है कि कॉमर्स को लेकर कितना टीचर्स यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं या मैनेजमेंट कितना ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पर कॉमर्स पिछले 14 सालों से चलाई जा रही है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो CA बन चुके हैं, CS बन चुके हैं, जिनमें से कुछ बच्चों के नाम है दुष्यंत अग्रवाल है, पायल लखवानी है, निकिता दासवानी है, मनमोहन गुप्ता है। और ये बच्चे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ खैरतल के हैं, ये खैरतल, किशनगढ़, तिजारा और आसपास के हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका हम नाम ले सकते हैं और जो अगले 2 या 3 सालों में बन जाएंगे। जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्स के लिए CA या CS या CMA के लिए हमारे बच्चे के ऊपर 7-8 साल लग जाएंगे और 7-8-10 लाख का खर्चा लग जाएगा। तो उनके लिए मैंने कहना चाहता हूँ कि वो तब होता है जब उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी है, हम लोग जो बच्चा फाइनल में उससे अब तक कनेक्टेड हैं, और इतना मैं आपसे श्योरिटी से कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे की किसी के साथ 8-10 लाख नहीं लगने वाले। अगर आप यहाँ प्रॉपर गाइडेंस से काम करें तो आपका बच्चा CA 2 से 3 लाख के अंदर बनकर आपको उस पैसे का रिटर्न बहुत ज़्यादा दे सकता है। ये मैं कॉमर्स को लेकर जरूर बोलना चाहूँगा गार्जियंस को जो डाउटफुल हैं कि नाम इंजीनियर्स पॉइंट है कि पढ़ाई होगी या नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए मैं श्योरिटी देता हूँ। धन्यवाद। अगला सवाल सोनू सर आपसे रहेगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस और इंट्रोडक्शन शॉर्ट में हमें देने का कष्ट करें प्लीज। Hello everyone. Good evening everyone. I am Sonu Kumar Yadav and I am an IITian by education and a mathematics faculty by choice. I mentored all India rank 319 in general category JEE Advanced. I recently joined Engineers Point. A good thing about Engineers Point has our respected director Mr. Azad Chaudhary sir put a huge amount of effort to maintain a sustainable system for all staffs and a stable culture for faculties and provide a good environment and quality education and safe environment for all the students. And as I am seeing, EPNs are rocking and hope they will rock in future. Thank you everyone. थैंक यू सो मच सर। अब हम आपको हमारी जो आर्ट्स टीम है उनसे मुखातिब करना चाहेंगे। मेरा जो सवाल रहेगा वो राजदीप सर से रहेगा। राजदीप सर।
मेरा नाम राजदीप सिंह चौहान है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और ईपी स्कूल से मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं एसएस पढ़ा रहा हूँ जो आप फ्यूचर में जाकर लोगों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करती है। यहाँ पर लोगों का ये मानना होता है कि यहाँ पर एसएस में अच्छे नंबर अचीव करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। जो ईपी में इस साल का रिजल्ट रहा है और पिछले सालों का रिजल्ट रहा है वो ये दिखाता है कि इसमें अभी 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स को अचीव किया जा सकता है और ऐसा ही आगे चलता रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो मच सर। मेरा अगला सवाल अरविंद सर आपसे रहेगा। आर्ट सेक्शन को आप इंजीनियर्स पॉइंट खैरथल में देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस और आर्ट सेक्शन की भी एक अपनी बड़ी महत्वपूर्ण, जो हमारे अगर कहीं बड़े उद्योगों पर IAS RAS IPS हम कहें तो आर्ट सेक्शन से ही मैक्सिमम अधिकतम स्टूडेंट्स बनते हैं। आपका एक्सपीरियंस और आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। माय नेम इज अरविंद शुक्ला एंड आई एम PGT ज्योग्राफी, MA B.Ed एंड नेट इन ज्योग्राफी और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 13 इयर्स का है। और जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर्स पॉइंट नाम से ऐसा लगता होगा सभी को ही कि यहाँ पर साइंस ही चलता है, लेकिन पिछले 2 सालों से हमारी टीम आर्ट्स पर वर्क कर रही है और आर्ट्स स्ट्रीम भी यहाँ पर चल रहा है। मैं उन तमाम पेरेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ जो आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं, अपने बच्चे को आर्ट्स में डालना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट को तलाश करना चाहते हैं जहाँ बेस्ट से बेस्ट उनको एजुकेशन मिले। तो ईपी इसमें सबसे नंबर 1 चल रहा है हमारे इलाके में। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ 96.20 इस टोटल इलाके में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे स्कूल का बना है। यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम टीचिंग करवाते हैं और पूरा 11-12 पर पूरा फोकस किया जाता है और उनको वो बेस प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि बच्चे आगे सिविल सर्विसेज या अदर गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती हैं उनमें वो अच्छे से अपना कर पाए, क्योंकि बच्चे आफ्टर 12th के बाद ये देखना चाहते हैं कि वो जाएं कहाँ। आर्ट्स स्ट्रीम तो ले लिया लेकिन उनको पता ही नहीं होता है, लेकिन हमारी टीम पूरे अच्छे से मेहनत करती है, आजाद सर के निर्देशन में पूरा काम करते हैं हम लोग। तो उनको ये बताया जाता है कि ये चीज़ें आपके कहाँ काम आने वाली हैं। अदर स्कूलों के बारे में नहीं बता सकता कि वो कैसे काम करते हैं, बट हमारी जो टीम है वो पूरा काम इस तरीके से करती है कि 11-12 क्लास में पढ़ाते वक्त बच्चों को हम ये बताते हैं कि आपके कहाँ पर ये चीज़ काम आने वाली है। उस तरीके से हम उसको बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। जैसे CUT के एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं तो बच्चे को पता ही नहीं होता है आर्ट्स स्ट्रीम में CUT भी एग्ज़ाम दिया जाता है, लेकिन हम पूरा फोकस करते हैं बच्चों को वो चीज़ें बताने के लिए भी कि आप CUT के जो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आने वाली हैं वो किस तरीके से आप प्रिपेयर करें और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा अंतिम सवाल सर आपसे रहेगा इधर गौड़ सर से। गौड़ सर, सभी को शाम की नमस्कार। मेरा नाम राजेश गौड़ है, मैं MA पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में हूँ। तो मेरे पूर्व साथी ने वैसे तो सब कुछ बता दिया होगा आर्ट्स के बारे में, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ आज़ाद जी के नेतृत्व में कि आर्ट्स में अब एक तो क्लैट चलने वाला है जो कि 22 NLU को रिप्रेजेंट करता है क्लैट एग्ज़ाम। तो हर फील्ड से, जैसे कि हर फील्ड से एक लीडर तैयार किया जा रहा है ईपी से। ये जैसे कि एक मैच को जीतने के लिए पूरी टीम काम करती है और कैप्टन हमारे आज़ाद जी होते हैं, तो ऐसे ही जैसे कि नीट में और IIT में बच्चे निकल रहे हैं, तो मैं आपको इंश्योर कर दूं कि आने वाले टाइम में UPSC में भी बच्चे सेलेक्ट होंगे हमारे। और एक बच्चे को जिस तरीके से एक मैच जीतने के लिए पूरी टीम काम करती है, ऐसे ही एक विजन है, आज़ाद जी का भी विजन है और हमारी टीम का भी एक विजन है कि हम, और जिस प्रकार से अब ये नया कैंपस आप देख रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्थानीय स्तर पर आपको एक लीडर हर फील्ड में निकलेगा और ये बहुत जल्दी ही आप देखने वाले होंगे। और मैं आपसे बताऊं कि आज 16 जून को हम यहाँ पे बैठे हैं। आज UPSC का एग्ज़ाम हुआ है, मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट रहा हूँ, 2 बार मेंस दिए मैंने UPSC के। और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी NCERT का ये बेस है कि हम 3 से 4 बार NCERT रिपीट करते हैं और हमारे मेन फोकस रहता है हमारा कंटेंट पर, क्योंकि अगर आपके कंटेंट में दम है और अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उस सिलेबस
के साथ, तो मैं ये कहता हूँ। और कंटेंट में हमारा इजी टू मॉडरेट चलता है, इजी मॉडरेट टू एडवांस, ये हमारा प्रेफरेंस रहता है। और आज जितने भी आज यूपीएससी का प्री का जो एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए, मैं देख रहा था आज पेपर, तो हमारी एनसीईआरटी से मैं आपको एंश्योर करूँगा, हमारा 11th का बैठा हुआ बच्चा केडी जी हमारे उन पेपर्स को सोल्व कर सकता है तकरीबन। इतना हाई लेवल का एग्जाम हमारे यहाँ के बच्चे, तो यूपीएससी का फाउंडेशन मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ से चल रहा है। और मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, हमारे इंग्लिश जो प्रिंसिपल हैं सर, इन्होंने बहुत अच्छी कहा कि अब खैरतल और आज़ाद जी कहते हैं कि राजस्थान, मैं आज़ाद जी आपको एंश्योर करवाता हूँ 3 या 4 सालों में हम भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, हर फील्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये ईपी टीम की मेहनत है। ऐसे ही कंटेंट और एडवांस इजी टू वर्ड, हर हम एक बच्चे को जब नर्सरी से लेके हर एक टीचर का कंट्रीब्यूट होता है उसके कैरियर में, एक नर्सरी से लेके जब तक वो सेलेक्ट होता है, जब हर एक व्यक्ति का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि उसको पढ़ाने वाले। तो यही कहूँगा केडी सर कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं अब होने वाले। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू। मेरा अंतिम सवाल डेजी मैम आपसे रहेगा, और मैं वीडियो सेशन का अंतिम सवाल है डेजी मैम आपसे, आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि आप हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं और कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना। आप पेरेंट्स से जब इंटरसेक्शन करते रहते हैं तो किस प्रकार की क्वेरीज वो आपसे करते हैं, और आप पेरेंट्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ आपका कैसे इंटरसेक्शन है? Good evening to all. Myself Daisy Sharma. I joined EP institution from last year, और I have 20 years experience in this education field. मेरे अपने कैरियर में मैंने जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ईपी में जब मैं आई तो सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि स्टूडेंट्स के साथ भी मैनेजमेंट टीम और टीचर्स का एक कनेक्शन ऐसा बनता है कि वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है ईजीली हमारे साथ। तो चाहे फाउंडेशन की ब्रांच हो या हमारे स्कूल की ब्रांच हो, हर बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन दी जाती है। टीचर्स सभी सब्जेक्ट के एक कमांड बच्चे पर रखते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं डाउट काउंटर होने पर भी, जैसे पेरेंट्स से जब मेरी बातें होती हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन वो डाउट्स पूछने के लिए नहीं आता है ना, शर्माता है या उसका जैसे हेजिटेट करता है कि कैसे पूछूं। तो टीचर्स उसको इस तरह से, फिर हम जब टीचर्स से बात करते हैं बच्चे को लेकर, तो टीचर्स उसको इस तरह से बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि वो बच्चा धीरे धीरे डाउट्स में भी आने लगता है। तो ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हमारे इंस्टीट्यूशन को लेके, जिसमें कि बच्चा जो बच्चे नहीं पूछ पाते वो भी अपना रिजल्ट आगे जाके बहुत अच्छा देते हैं, और यह एक कारण भी है जो रिजल्ट हमारा अच्छा जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं आजाद सर से अंतिम सवाल मेरा कि ये जो भवन है, जो इस वीडियो को जो पेरेंट्स देख रहे हैं, ये भवन का काम आप कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, पेरेंट्स जो आपके पास यहाँ बच्चे बैठते हैं, टीचिंग फैकल्टी मेंबर से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू केडी सर। एक्चुअल में कितने दिन में बन जाएगा? जब मैंने अपना घर बनाया था तो मैंने 6 महीने में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इसमें ना कम से कम 4,500-5 हजार बच्चों की कैपेसिटी बैठी। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही जल्दी तैयार करके हम दे देंगे। और मैं अंत में पूरी समरी 1 या 2 मिनट में बताना चाह रहा हूँ। 2008 से शुरू किया और अब तक मुझे जो अभी तक अच्छा लगा वो लगा बच्चों से बात करके, वो लगा पेरेंट्स से बात करके। जो पहली टॉपर स्टूडेंट रही हमारी वो नेहा गुप्ता। मैं नेहा गुप्ता के लिए, क्योंकि टॉपर रही थी और एक दिन वो गुनगुना रही थी, ईस्ट और वेस्ट ईपी इज द बेस्ट। मैं ज्यादा नहीं समझ पाया उस चीज को कि बच्चे गाने गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें समझ में आई कि पहले साल में कैसे फील किया होगा उस बच्ची ने, क्योंकि उस टाइम में
लगभग वो 12th का एग्जाम दे रही थी और अब तक वो चीजें भी हुई। अभी हम थोड़े दिन पहले राजीव सर और मैं दोनों बैठे थे ऑफिस में, एक गार्जियन आए, बोलो 9th में एडमिशन कराना है सर। कितनी दूर से आया, अलवर से भी आगे से। बोले सर हॉस्टल का किस तरह है, कोई एसी वगैरह है हॉस्टल में? मैं कहा साहब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद 2-3 महीने में हम आपको या 4 महीने में एसी वाला एयर कूलिंग का जो आपका हॉस्टल होगा वो भी तैयार हो जाएगा। तो उन पेरेंट्स की जो बात थी वो हमने सामने बोर्ड पे लिख दी है। उन्होंने खुद कहा कि सर पढ़ाई तो सब करते हैं पर ईपी कैरियर बनाता है। आप अंदाजा लगाओ क्या विश्वास होगा गार्जियन का। और 9th के बच्चे के लिए वो यहाँ लेके आ रहे हैं, केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, वो बच्चे का कैरियर बनाने के लिए लाए। कितनी बड़ी बात है हमारी संस्था के लिए। इस तरह के विचार किसी गार्जियन के हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कह रहे उस बात को, गार्जियन कह रहे। तो ये जो कैरियर बनाने वाली बात है, ये सही में अब कई उनकी बात सुनने के बाद हमने थोड़ा पीछे देखा कि कितने बच्चे हैं जिनका इतना बढ़िया कैरियर सेट हो गया। अब लग रहा है कि वास्तव में हम पढ़ाई नहीं करा रहे थे, हम तो बच्चों का कैरियर बना रहे थे। ये गार्जियन ने आके बताया। तो लगभग 40 से 45 बच्चे उस जमाने में जब हम फाउंडेशन नहीं कराया करते थे तब भी बच्चे डॉक्टर बन गए, कितने आईआईटीएन बन गए। अब तो फाउंडेशन के बाद तो लगातार हमारे बच्चे आईआईटी में भी और नीट में भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इस साल का यदि अपन 2024 का रिजल्ट देखें, हम पुराने रिजल्ट की बात कर चुके हैं। राजेश सर बता रहे थे कि हमारे दूसरे ही साल में मोहित यादव 12वीं रैंक शायद लेके आए थे स्टेट मेरिट में, और उसके बाद और भी कई बच्चे मेरिट लेके आए और वो मेरिटों का सिलसिला चलता रहा। हम अखबार में लिखते रहते थे। अब 17 मेरिट हो गई, अब तक की 20 हो गई। और उसके बाद एक दिन ऐसा है कि सरकार ने मना कर दिया कि मेरिट शब्द नहीं छापना, उसके बाद मेरिट बंद कर दी। लेकिन यदि मेरिट होती तो इस साल क्या होता? इस साल यदि मेरिट होती तो 10वीं क्लास में हमारी तीसरे नंबर पर बच्ची आई है, लेकिन वो अकेली बच्ची तीसरे पे नहीं है। उसके साथ साथ टॉप 10 मेरिट बनती तो 7 बच्चे, हमारे पास 9 बच्चे 98% से ऊपर है, 7 बच्चे तो टॉप 10 में है राजस्थान में। इससे बढ़िया रिजल्ट और क्या हो सकता है? पता नहीं। अखबार में यदि मेरिट होती तो आपको अखबार में इंजीनियर पॉइंट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और लोग ऐसे कहते हैं पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता नहीं किस तरह से रिजल्ट आया। और ये अच्छा ही हुआ कि मेरिट नहीं है, वरना तरह तरह के सवाल होते हैं। हमारा काम केवल पढ़ाना होता है, हमारा काम कोई नाम करने जैसा नहीं है। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनका कैरियर अच्छा सा बन जाए, ये हमारी संतुष्टि होती है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन सारी रिजल्ट्स और सुविधाओं के साथ आने वाले फ्यूचर में, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं, अभी गौड़ जी ने कहा कि राजस्थान में अब तक हमारा नाम आ रहा है, अब आगे हिंदुस्तान में भी हमारा कोई न कोई नाम आएगा। इसके लिए मैं एक कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ सर। इंडिया में 3rd रैंक कॉमर्स में एक बच्ची लेके आई थी, पिछले वर्ष, पिछले साल की बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे पूछा गया कि बेटा आपने कैसे किया ये इंडिया में 3rd रैंक लाना, और राजस्थान में 1st रैंक थी बच्ची की कॉमर्स में, और वो बोर्ड का एग्जाम नहीं था, वो कंपटीशन का एग्जाम। हमारे सीए में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, सीएस में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। उस बच्ची ने सीएस में इतना अच्छा किया। पूछा गया कि कैसे, बोला अभी कुछ सालों पहले हमारी स्टूडेंट थी स्कूल की, वो 17वीं रैंक ऑल इंडिया लेके आई थी। उसको देख के मैं प्रेरित हुई कि क्या मैं 1st रैंक नहीं ला सकती राजस्थान में। तो मैंने 1st रैंक भी लाई हूँ, और मैं राजस्थान इंडिया में 3rd रैंक भी लाई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे और भी पोजीशन आएंगे अपने यहाँ पे। तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आगे चल के जितना भी हो सकता है, रिजल्ट जो आज हमारा चल रहा है इससे और बेहतर होगा, और बच्चों का कैरियर हम बनाएंगे।
इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की शाम के लिए मैं केडी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम के लिए बोला, और तमाम टीम के साथ मैं जो इतनी देर से बैठे हैं सभी लोग बहुत संयम से, मैं उनको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं खासकर लेडी डिपार्टमेंट को, क्योंकि इतना देर तक बैठना इनके बस की बात नहीं है चुपचाप, और आज ये बैठे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।